पिछली क्लास में? आइए देखें। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं कि एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये बिजनेस का घड़ा होता है, ऐसे करके, ऐसे। ऑब्वियसली इसमें पैसा जाएगा, पानी जाएगा? पानी तो जाएगा नहीं। तो इफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर, मालिक ने कोई कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर कर दिया, तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी कहलाती है। लेकिन वो कौन सी वाली लायबिलिटी होती है? वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये आपके टीचर ने कोरिलेट करा होगा इसको, इंटरनल लायबिलिटी। और इसको एक बहुत ही प्यारा सा नाम देते हैं, कैपिटल। अगर मान लो ये 10 लाख की कैपिटल लगी थी यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इस तरफ भी क्या हो जाएगा? 10 लाख आपके लिए क्या कहलाएगा? ये एसेट्स कहलाएगा, है ना? 10 लाख हमने ये पिछली क्लास में बोला था। इसका मतलब वो एसेट्स आर इज इक्वल टू कैपिटल या इंटरनल लायबिलिटी। फिर आपके हाथ में थोड़ी तंगी हो गई एंड यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम मनी, देन यू आस्क्ड आपके चचा दद्दा, मतलब जिससे भी था, या दोस्त से पैसा मांग लिया, या आपने बैंक से ही पैसा ले लिया, ठीक है? तो यू हैव व्हाट यू हैव डन, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स से आपने क्या ले लिया? पैसा ले लिया। तो ये भी लायबिलिटी कहलाएगी, दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी, बट इसको नाम क्या देंगे हम? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के मालिक की होती है, एक्सटर्नल आउटसाइडर्स की होती है, ठीक है? और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली बोलते हैं, एक्सटर्नल वाली लायबिलिटी बोलते हैं। और कितना लिया मैंने? सपोज मान लो मैंने 5 लाख रुपीज लिया, तो अब क्या होगा? 10 + 5, मेरी एसेट्स कितनी की हो जाएगी? 15 लाख की हो जाएगी। दिस वाज द डिस्कशन जो मैंने आपसे बोला था कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक बनती है, उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? फिर मैंने पिछली क्लास में आपको बता के दिखाया था कि मान लो कि मेरे पास एसेट्स जो हैं वो कैपिटल प्लस मेरे पास क्या लायबिलिटीज हैं, और मान लो मेरी एसेट्स 15 लाख की है, कैपिटल जिसमें से 10 लाख की थी, 5 लाख का लायबिलिटीज है। सपोज मैं 1 लाख रुपए की लायबिलिटी पे ऑफ कर देता हूं, चुका देता हूं, तो क्या होने वाला होता है? 1 लाख यहां से कम हो जाएगा, मतलब ऐसे ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, अकाउंटिंग में देखना ब्रैकेट का मतलब माइनस। देयर इज नो इफेक्ट हियर, यहां भी क्या हो जाएगा? 1 लाख यहां से माइनस हो जाएगा। व्हाट इज योर रिजल्ट नाउ? दिस इज 14 लाख, दिस इज 10 लाख, एंड दिस इज 4 लाख। ऐसा करके बता, ठीक है? दिस इज योर इक्वेशन। फिर मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग लाइन दी थी, मैंने बोला था क्या कि बोरोड फ्रॉम अनन्या ₹5 लाख एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ये ट्रांजेक्शन देखिए, बिजनेस के मालिक ने अनन्या से 5 लाख रुपए बोरो करे और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। बताइए भाई ऑनलाइन में मुझे क्या होना चाहिए? ये रिकैप्चुलेशन है। आप आपसे पूछेंगे अभी पहले इन लोगों से। निमिषा, कैन यू आंसर मी दिस? ये हमने पिछली क्लास में पूछा था सबसे। सर इंटरनल। हाँ मतलब ठीक है, बोलो। एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हाँ हाँ, बिल्कुल जो आपने सोचा बिल्कुल वही सोचा, लेकिन आंसर वो नहीं है। हाँ हाँ, नहीं इंटरेस्ट भी नहीं बेटा, हमने बोरो कर लिया, यहां तक तो लायबिलिटी थी, लेकिन अब मैं अकाउंटेंट के पास जाके पहुंचता हूँ। हाँ, मैं अकाउंटेंट को बोलता हूँ ये पकड़ 5 लाख रुपए, ये मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। कैपिटल हो गया, इंटरनल बन गया। क्या बन गया वो? इंटरनल कैपिटल बन गया। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आई विल ऐड यहाँ 5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने दे दिया उसको, आई विल ऐड यहाँ 5 लाख रुपीज दे दिया, एंड नथिंग हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी 19 लाख, दिस इज गोइंग टू बी 15 लाख, एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? 4 लाख। डन। दूसरा एग्जांपल, borrowed from better half ₹2 लाख। अब बताओ क्या करना है? बेटर हाफ नहीं बोला मैंने, बेटर हाफ बोला है। किसको बोलते हैं बेटर हाफ? वाइफ को बोल दिया। वाइफ से 2 लाख रुपए बोरो किया, अब बताओ कहां जाएगा? तुम लोगों को तो मालूम है, पुराने पापी हो। अरे रुक जाओ रे यार, रुक जाओ यार, उससे पूछ रहा हूं मैं। इट्स नॉट अ टेस्ट फॉर यू। मतलब इनमें से बहुत लोगों को नहीं पता, पिछली क्लास में बता चुका हूँ क्या ये इंटरनल लायबिलिटी। बता भाई क्या हुआ? क्या हुआ?
ना ना डिपेंड नहीं करता, जो है वो यहाँ है अभी। आई गॉट इट, बताओ। अरे रुक जाना, ऑनलाइन बोलिए, ऑनलाइन बताइए। अरे पत्नी से इंटरनल बोरो सर। किया और उड़ा दिया, डीएलएफ मॉल की छत पे आके उड़ा दिया, क्या करना? इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। बोरोड फ्रॉम बेटर हाफ ₹1 लाख फॉर बिजनेस। अब बताइए, है ना? इंटरनल या एक्सटर्नल? कंफ्यूजन हो रहा है ना? बीवी अपनी, पैसा भी अपना, लेकिन बीवी जो है वो बिजनेस की नहीं है। हाँ, इसीलिए एक्सटर्नल कहलाएगा। ये फर्क देखिएगा, ओनर और बिजनेस वैसे ही अलग अलग होते हैं। देन इट कुड हैव बीन, पर बेटा हम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे, अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप को हम जिक्र ही नहीं करेंगे। और फिर शेयर होल्डर आ गए तो कहानी अलग हो गई, ठीक है? सो हाँ, तो रुको रुको रुको, बोरोड फ्रॉम बेटर हाफ ₹500 फॉर बिजनेस, या ₹1/2 एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ओ, किसके फर्क है भाई? बोरोड फ्रॉम बेटर हाफ ₹2 लाख फॉर बिजनेस। हमने क्या करा, पैसे लिए वाइफ से, अकाउंटेंट को बोला ये रख ले, मेरी बीवी से लेके आया हूँ, ये मेरी बीवी से बोरो है, तो वो लायबिलिटी बन गई, वो लोन हो गया बीवी का, वाइफ का लोन हो गया वो। लेकिन मैं बोलता हूँ वाइफ से, भाई 2 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपए लिए, और मैं अकाउंटेंट को बताया ये मेरी तरफ से है, बीवी की तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से है। आई हैव इन्वेस्टेड, माई वाइफ विल लेंड मी मनी, शी कैन नॉट इन्वेस्ट इन टू बिजनेस एज अ ओनर। वो तो लेंडर है मेरे लिए, लेंडर है हमारे लिए वो। हम हाँ, अब इंटरनल हो गया ना, वाइफ नहीं, लेकिन अभी भी अकाउंटेंट वो पैसा मेरे नाम पे चढ़ाएगा, वाइफ के नाम पे नहीं चढ़ाएगा। लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया यहाँ से तो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, है ना? बेटर हाफ फॉर बिजनेस। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 2 लाख वहां जोड़ूंगा, 2 लाख यहाँ जोड़ूंगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा करके। इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये, तब मतलब अगर आपके टीचर चाहें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक, लेकिन लोग उसमें घुमा फिरा सकते हैं। हाँ, कर लिया, कट गया, हाँ कट गया होगा, कोई बात नहीं, वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। अगर अकाउंट देखिए, पर अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो हर जगह काम आती है। आप देखेंगे 12th क्लास में पूरा चैप्टर है, उसका नाम है रेशियो एनालिसिस, और उसकी मैं जो शुरुआत कराता हूँ वो मैं करवाता हूँ बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन से। पूरा चैप्टर की शुरुआत ही, मतलब पूरा चैप्टर इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही बेस्ड है। और उसकी 12th में जो वेटेज होती है 6 और 8 मार्क्स की होती है आउट ऑफ 80, 10% वेटेज। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि 11th में जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको स्ट्रांग बना दूं, तो देन यू विल हैव अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। फिर आपको कोई परेशानी नहीं। मैं बार बार, मैंने पिछली क्लास में बोला था ना, मैं रेफर करूंगा बेटा वो प्रिंसिपल याद करो, वो याद करो, एंड इट विल हैपन। चलो, ये तो हुआ पिछली क्लास का रिकैप्सुलेशन, ठीक है? चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए आपको मैं कुछ नई चीजें बताता हूँ और आपको फर्क पता चलेगा कि व्हाट अ लेमैन सेज एंड व्हाट एन अकाउंटिंग स्टूडेंट या पर्सन हु स्टडिंग अकाउंटेंसी सेज, और उन दोनों की भाषा में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आई हैव एन लिबर्टी टू आस्क यू क्वेश्चंस, एंड देखता हूँ कि कितना सटीक जवाब आप लोग देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आपके साथ कि कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, और फिर मैं बोलता हूं आपके साथ, फिर मैं कुछ टर्म यूज कर रहा हूं आपके लिए, रेवेन्यू, फिर मैं कुछ टर्म आपके लिए यूज कर रहा हूं गेन, रेवेन्यू के बाद मैं लिख रहा हूं क्या, प्रॉफिट, फिर मैं बोल रहा हूं गेन, मैं शायद एक टर्म और यूज करूंगा इनकम। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली ये ब्लॉक एक अलग तरह का ब्लॉक है, ठीक है? और ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंडिचर ये अलग ब्लॉक है किसी को कुछ आइडिया क्या होता है? कोई भी? चलो ये बताओ तो, रेवेन्यू किसको कहते हैं? टर्नओवर को। और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
करेक्ट। आगे ये तो फिर गेन पड़ोसी का होता है। व्हाट अबाउट इनकम? अगर इनकम प्रॉफिट है तो फिर दोनों फिर अलग अलग क्यों लिखी है? तो सर मुझे बताएं ऑनलाइन। इनकम, हाँ, सर इनकम होगा सर प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर। ओ प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर इनकम हो गया। अच्छा सर अबे इनकम हम टोटल फिर होता है, कंपनी की बात रेवेन्यू नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट। बिल्कुल देना पड़ता है, लेकिन समझ बेटा, समझ मेरी बात। प्रोपराइटर का जो टैक्स होता है ना, वो प्रोपराइटर का अकाउंटेंट हैंडल करेगा, सोल प्रोपराइटर बिजनेस थोड़ी हैंडल करेगा। फर्क समझना। हाँ हाँ, शायद सोल प्रोपराइटर भी इंडिविजुअली है अभी। हाँ, और कुछ? तो गेन क्या है? नहीं, लायबिलिटी नहीं बेटा, एक्सपेंसेस को माइनस करके। सर हाँ, फिर तुम बहुत भारी टर्म यूज कर रहे हो, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म है, थोड़ी हैवी टर्म है। आई सैल्यूट योर नॉलेज, लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा लेवल नीचे रखेंगे अभी। सर हाँ आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे ना, अभी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। चल भाई बता, ऑनलाइन में कोई बोल रहा है कुछ? हाँ जी अस्मित। सर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सर जैसे अगर एसेट 50,000 की खरीदा था 1 लाख का अरे बेच भैया, दिया। अच्छा चल तुम, अब ये क्या हो गया ना, थोड़े से पढ़ गए हैं बच्चे। अब क्या होता है कि अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे। अभी तुम फिल्म देख रहे हैं क्या? है भाई, पीछे से लम्हा लम्हा आवाजें आ रही हैं। ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब, है ना? अब एक्सपेंडिचर पहले ही नहीं पता क्या होगा, फिर कैपिटल रिवेन्यू की बात भी आ रही है। पता है? बता, आप बता ना। हाँ हाँ, ब्रेड खरीदते हैं। हाँ अच्छा, ये बता मुझे, पहले मुझे एक बात बता बेटा, कि ब्रेड खरीदती हो तो वो बिजनेस में क्या यूज है उसका? मतलब तुम्हारे यहाँ पर आती पहले लंगर लगता है? किसका? कौन खाएगा ब्रेड? मशीनें खाएंगी ब्रेड? तुम खाओगे तो अपने घर खाओगे ना, बिजनेस तुम्हारे खर्चे क्यों भरेगा? ठीक है ठीक है ठीक, सर चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है ना जो एक कंपनी स्पेंड करती है मेंटेन और नए इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी क्या हो रहा है कि कुछ हमें मालूम है, कुछ हमें नहीं मालूम है। आइए इसको कॉन्क्रीट तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं जरा एक बार थोड़ी सी एक और चीज लेके चलूं, सबसे जरूरी चीज। आई जस्ट टॉक अबाउट रिसिप्ट्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जितना भी इनफ्लो होता है, इनफ्लो रिसिप्ट्स बोलते हैं उनको। जो भी, अगर आप नोट्स को देखते चलेंगे साथ साथ, तो उसके, क्योंकि मैं क्या करूंगा ना, मैं उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा जिस सीक्वेंस में दे रखा है, क्योंकि याद है जब हमने उस सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू करा था, चीजें बोरिंग हो गई थी पिछली क्लास में। सो आई विल मूव इन दैट वे, ताकि आप चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चल सकें, ठीक है? पॉइंट नंबर 7 है, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ रिसिप्ट्स क्या होती है, ठीक है? आपके नोट्स का पॉइंट नंबर 7 में लेके चल रहा हूँ ऑनलाइन में। आई होप नोट्स आप सभी के पास होंगे, हैं क्या? यस बोलो सर। भाई। पॉइंट नंबर 7 में लेके चल रहा हूँ आपके साथ, है सभी के पास? कौन से पेज पे बताइए? वो पेज नंबर 4 पे। चलिए स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ, पहले उसका डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि, और फिर नहीं भूलेंगे आप ये सब चीजें, रिसिप्ट्स, ठीक है जी? आपके बिजनेस में जो भी पैसे का इनफ्लो है, ठीक है, उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। सपोज यू हैव अ गारमेंट बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट, ठीक है जी? तो आप पैसा कैसे, रेडीमेड गारमेंट्स में जो इनफ्लो होगा क्या होगा? कपड़ा बेचेंगे, इनफ्लो होगा। आपकी एक दो दुकानें हैं पड़ोस में, वो आपने किराया पे दे रखी है, वो क्या कहलाएगा? आपका इनफ्लो है, वो भी तो इनफ्लो हुआ ना आपका। किराया मिलना इज ऑल्सो इनफ्लो। आपने किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करके डिविडेंड मिल गया, दैट इज ऑल्सो इनफ्लो। आपने किसी पड़ोसी को, दुकानदार को 2 लाख रुपए कर्जा दिया था उधारी,
वो आपको 10,000 का इंटरेस्ट देने चला आता है, वो भी क्या हुआ आपके लिए, इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो जो है रिसिप्ट जो होती है वो वैरायटी ऑफ रिसिप्ट होती है। इस रिसिप्ट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है कि अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है तो कपड़े को बेचकर, ठीक है, जो आप पैसा कमा रहे हैं, पैंट शर्ट और जो भी ट्राउजर वगैरह जो भी आप बनाते हैं उसको बेचकर, इनफैक्ट कपड़ा काटते हैं ना जब कतरे में बच जाते हैं, देखा होगा ना, वो भी अगर आप बेचते हैं उसे स्क्रैप बोलते हैं, वो भी आपका रिसिप्ट है, वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो आप जब 12th में जाएंगे तब समझ में आएगा क्या कहते हैं रेवेन्यू, मतलब रिसिप्ट्स फ्रॉम कोर एक्टिविटीज। जो आपकी कोर एक्टिविटीज है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील बेच के पैसा कमाया वो, सीमेंट का बिजनेस है, सीमेंट बेच के पैसा कमाया वो। लेकिन अगर आपका कपड़े का बिजनेस है और रेंट से पैसा मिल रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे क्या उसको? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक बात ढंग से समझना जरा, आपकी स्क्रीन पर भी दे रखा है, एक बात बिल्कुल ढंग से समझना कि रेवेन्यू जो होगा वो एक रिकरिंग नेचर का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। आपके सामने रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल भी देखिए, पेज नंबर भी देखिए, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, कमीशन और फी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, या रेंटल इनकम भी जो आपकी है वो क्या कहलाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट से कोर एक्टिविटी से तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा अगर जो एक्टिविटी क्या रिकरिंग नेचर की है, रिकरिंग नेचर की है, बार बार होती रहती है, किराया हर महीने आ रहा है, इंटरेस्ट हर महीने मिल रहा है, शेयर है तो डिविडेंड आपको हर साल मिल रहा है, उनको भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया। कोई डाउट है? बस सुनी निगाहों से देख रहे हैं यार, हाँ हाँ ठीक है। तो हमने क्या कर दिया उनको, एंड दिस इज देयर इन योर इन फ्रंट ऑफ योर नोट्स आल्सो। मनी सेल्स ऑफ गुड्स से सर्विसेज रेंडर करने के बाद और इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया इन्वेस्टमेंट्स पे, ये रिसिप्ट्स हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। सवाल उठता है कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुआ, क्या कैपिटल आई उसे रिसिप्ट्स बोलेंगे? देखिए जरा, अब मैं जरा एक चीज बताऊं आपके सामने कि वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में कभी कभी होती हैं, कभी कभी होती हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्या, ये हमारी नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग देम, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली, नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभी होने वाली। जैसे मान लो आपका एक प्लॉट था प्लॉट, दुकानदारों के होते हैं प्लॉट्स, आपका एक प्लॉट था, आपने उस प्लॉट को बेच दिया, उसको बेचने से पैसा आया। क्या प्लॉट रोज बिकते हैं आपके? क्या आप रियल एस्टेट वाले हो? अगर आप रियल एस्टेट वाले होते तो प्लॉट बेचना क्या होता, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बिल्डर होते, फ्लैट बिकना क्या होता। लेकिन आप तो भाई क्या हो, कपड़ा बेचने वाले व्यक्ति हो ना, तो अगर आप अपनी दुकान बेच रहे हो, एक शोरूम बेच रहे हो, अपना लैंड बेच रहे हो, तो वो कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब एग्जांपल आपके डेफिनेशन तो बाद में लेके चलेंगे, एग्जांपल आपके सामने लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। आपने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए थे और आपने उन शेयर्स को बेच दिया। पहले आप डिविडेंड ले रहे थे, आपने कहा छोड़ो यार नहीं रख रहे, मजा नहीं आ रहा, मोटा भाई अच्छा नहीं है, बेच दिए। दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट्स। वो लॉन्ग टर्म वाले, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडिंग, तो वो तो फिर रेवेन्यू में चला जाएगा क्योंकि तो रिकरिंग नेचर का है ना, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी अपने शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उनके लिए वो कैपिटल रिसिप्ट्स है क्योंकि वो हर रोज नहीं होते हैं। शेयर इशू देखोगे ना, आईपीओ एक बार ही होता है, बाकी तो सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग होती है। आपने लोन ले लिया बैंक से, लोन ले लिया 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, दैट इज ऑल्सो व्हाट कैपिटल रिसिप्ट्स। आपकी फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ओनर ने बिजनेस में, दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट्स। हाँ तो कैपिटल रिसिप्ट्स तो बोला मैंने, हाँ लोन लेना इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट्स। नोट्स भी सामने रखे हुए, उनको भी देखते चलिए। तो आई होप रिसिप्ट्स क्या होती हैं शायद आप लोगों को पता चला होगा कुछ। रिसिप्ट्स इनफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। अब रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। चलो अब इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। आई थिंक दिस देयर इज अ क्लैरिटी अबाउट दिस पॉइंट, रिसिप्ट्स वाले पॉइंट पे क्लैरिटी आ गई, ठीक है। अभी इसको भी हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 7 का डिस्कशन हमारा हो चुका है, ठीक है जी। कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स हम डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा आगे चलते हैं अब। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको एक छोटी चीज और बताता हूं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझना, ठीक है। आपने देखा होगा कि देयर इज एन एक्टर जिसका नाम है शाहिद खरगोश कपूर, है ना, सुना होगा? नहीं, शाहिद खरगोश कपूर का नाम नहीं सुना? अरे मीरा राजपूत उसकी वाइफ है भाई। अच्छा, सॉरी टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। आप लोग लगता है बहुत बड़े फैन एसी कूलर हैं उसके। मुझे तो खरगोश लगता है बिल्कुल। तो दैट, अबे अजीब सा बच्चा है यार, ना एक्टर अच्छा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सॉरी टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। मुझे नहीं पता था फैन ऐसी हैं उसके। चलो, शाहिद खरगोश कपूर जो हैं वो आप अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं उनको, ठीक है जी। वो कहते हैं जी ठीक है मैं लूंगा 1 करोड़ रुपया, एंडोर्स कर दूंगा 1 साल के लिए, ठीक है जी। 1 साल एंडोर्स कर दिया। अब आपकी उसके वीडियो उसकी फिल्म क्या 2 साल 3 साल भी चलाएंगे क्या? चला सकते हैं। अभी अमिताभ बच्चन जी का केस हुआ था, याद करो। अमिताभ बच्चन जी ने क्या करा था, किसी किसी के ब्रांड एम्बेसडर बने और जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ी कि एक बार पैसे दिए सारी उम्र तुम्हारी फोटो चिपका के घूमते रहेंगे वो लोग। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ। फॉर हाउ मच पीरियड? इफ इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव राइटफुली साइंड इट, तब बच्चन जी से बोला कि आप हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर रहे हैं, 1 साल का फीस पैसा वैसा दे दिया। अब वो 2 साल तक अमिताभ बच्चन की फोटो यूज कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल है तो 2 साल, अभी 2 साल 3 साल वाले भी आऊंगा ना, अभी पहले 1 साल की बात करते हैं। शाहिद खरगोश कपूर आपके प्रोडक्ट को लेके नाचा, आपने 1 करोड़ टनाक से उसके अकाउंट में डाल दिया, फिनिश, खत्म हो गया मामला। दिस इज नोन एज एक्सपेंस। क्या कहलाता है ये? एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। क्या आप उस एड को दोबारा चलाएंगे? अगर दोबारा चलाना होगा तो आप उससे परमिशन लेंगे। दूसरी बात, शाहिद खरगोश कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा 4 साल के लिए और 4 करोड़ रुपया उसको एडवांस दे दिया, दे दिया जी। अब एक फाइनेंशियल ईयर हो गया खत्म, ठीक है जी। अब शाहिद खरगोश कपूर से कितना वसूली करनी है आपने? अभी 3 करोड़ की ना, 3 करोड़ की, ठीक है। फिर 1 साल खत्म हो गया, शाहिद खरगोश कपूर से कितनी वसूली करनी है? फिर 1 साल खत्म हो गया और फिर आखिरी साल भी खत्म हो गया, खत्म। तो बेटा कोई भी एक्सपेंस अगर एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चला जाता है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, करेक्ट। लेकिन बुक में इसका डायमेंशन थोड़ा सा अलग दे रखा है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को बताइए, निमिषा या कैरवी या बशर या अस्मित, कनिष्का, No, समझ sir. पा रहे हैं? No, sir. इसका जो मटेरियल, रिटर्न मटेरियल वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं उस तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। सो एक्सपेंस इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। जैसे मान लो आप जाते हैं ना किसी नाइट क्लब वगैरह में, जब क्वांटी वांटी होती है तो हाथ में वो रिबन बनता, न फटने वाला, कटने वाला रिबन होता है, बनता है, चले गए अंदर, वापिस आए, अगले दिन फिर चले गए अंदर, भाई मैं लो में फिर आ गया। होता है ऐसा? होता है? नहीं होता। एक्सपायर्ड कॉस्ट, व्हाट इज दैट? एक्सपेंस। लेकिन अगर वो बैंड अटैच्ड है, क्या 6 महीने के लिए, 6 महीने तक हाथ में रखोगे, मल्टीपल एंट्री, ठीक है, तो भी वो क्या एक्सपेंस ही कहलाएगा, क्योंकि वो मैंने बोला ना फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चले जाए। बैंड बन के हाथ में ऐसा कलावे के रूप में, ठीक है, लॉकेट के रूप में, और बोल दिया क्या 4 साल तक की एंट्री फ्री है। जब मन आता है लॉकेट लगाया, भाई आ गया मैं यहाँ पर, आ जाओ एंट्री। दैट इज एक्सपेंडिचर। यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। आप बोर्डिंग पास लेके एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, ठीक है जी, और उतर जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, बोर्डिंग पास बेकार कचरे में डाल देते हैं। आपने बोर्डिंग पास सोविनियर बना के ले गया और एरोप्लेन का टायर अपने कंधे पे लेके चले गए, सोविनियर है जी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। बोर्डिंग पास आपने ट्रेवल किया एंड यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, डन, दैट्स योर एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन किसी एयरलाइंस ने लॉयल्टी स्कीम निकाल ली, होता ना फ्रीक्वेंट ट्रेवलर अगर आप हैं तो आपको क्या करते हैं, बोनस देते हैं ना, पॉइंट्स देते हैं आपको, आपकी अगली बुकिंग पे आपका पैसा कम कर देते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम एविएशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए तो नहीं, आपके लिए तो बेनिफिट बनेगा वो बाद में। आगे चलते हैं।
सो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पता चला अभी, ठीक है। अब हम जब मैं पढ़ूंगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो एक्सपेंस को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा नोट्स पे चलिए जरा एक बार, लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, और अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो क्या होते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपने रिसिप्ट में पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, बिल्कुल उसका उल्टा वर्जन, मतलब वो इनफ्लो था या आउटफ्लो है। एक्सपेंसेस, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, दे आर फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू जनरेट सेल्स, जैसे मान लो हाँ एडवर्टीजमेंट, आपने शाहिद खरगोश कपूर को 1 साल नचाया, दैट इज व्हाट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अभी उसके दूसरे पार्ट पे भी चलूंगा मैं। हाँ अरे रुक जा, हाँ दूसरा पार्ट समझ में आ गया, पढ़ लिख गए हो सही से, ठीक है। सो अमाउंट स्पेंड या लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, टू अर्न रेवेन्यू। आपने रॉ मटेरियल, जैसे आप कपड़े का बिजनेस है तो आपने क्या कर दिया, पैंट का शर्ट का कपड़ा किसी दुकानदार से उधार लिया है, भाई पेमेंट दे देंगे जब वसूली हो जाएगी तो दे आर क्रेडिटर फॉर यू, ठीक है। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर, या तो आपने अमाउंट स्पेंड कर दिया या लायबिलिटी क्रिएट कर दी, क्या डे टू डे एक्टिविटी के लिए अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में शो किया जाता है, और मतलब उसको हम बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समझ लीजिए ये डे टू डे एक्टिविटी और जनरेट रेवेन्यू। जरा देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते होंगे बताइए। हाँ आपने अगर कोई एसेट खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, इक्विपमेंट खरीद लिया, हाँ दुकान खरीद ली, अब आपने कंप्यूटर खरीद लिया, शोकेस खरीद लिया, ये सब क्या करे, एसी खरीद लिया, क्या कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई एसेट खरीदना या कोई उधार पे खरीदना, दैट इज व्हाट, मतलब अमाउंट स्पेंड या लायबिलिटी इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट, क्या कहलाता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कैपिटल से उठा के खर्चा कर दिया, लोगों के मन में यही आता थॉट। सो दिस इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस चीज के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए, या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई एसेट्स को खरीदने के लिए, बोलना है कुछ, ठीक है। ये हो गया, चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब जरा एक बात और सीखते हैं। हमने बोला शाहिद खरगोश कपूर तू 4 साल हमारे लिए नाचेगा, ठीक है। तो वो 1 साल हमारे लिए नाच गया और 4 करोड़ में से 1 करोड़ हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लूं मैं उसको, हो गया। और बाकी का जो 3 करोड़ बच गया उसका बेनिफिट मुझे एक से ज्यादा फाइनेंशियल, ये थोड़ा ही है कि हमने शाहिद कपूर को 4 करोड़ दे दिया और उसके गले में पट्टा बांध दिया, अब तो हमारा हो गया, घर ही नहीं जाएगा, जब मनाएगा पट्टा लेके चलेंगे, चल बेटा नाच, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। सो आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर शाहिद कपूर विल एंडोर्स माय प्रोडक्ट्स फॉर 3 more years। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर चला जाए उसे क्या बोलते हैं, डेफर का मतलब पोस्टपोन करना, डेफर का मतलब क्या हुआ, पोस्टपोन। तो एनी एक्सपेंडिचर, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे मैं डेफर करता हूं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है वो 1 साल तक क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो 3 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर ये कहां दिखाया जाएगा आपका, एसेट साइड में। दिस इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके बेनिफिट मुझे 3 साल मोर देन अ ईयर मिलने वाले हैं। ऑनलाइन में क्लियर हो रही चीज, इसके बेनिफिट मुझे कब मिलने, मोर देन अ फाइनेंशियल ईयर मिलने वाले, उससे मैं क्या बोलता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ मान लो तुमने किसी, एक वर्कर आया बोला, हाँ एक वर्कर आया आपके पास और बोलता है क्या, प्रणय सर मेरा बच्चा बीमार है, 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। मैंने कहा ले बेटा 2 महीने की ले जा, तेरा बच्चा हमारा बच्चा, क्या दिक्कत है, ले जा, 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, करेक्ट।
एडवांस एक्सपेंस हो गया वो तो। एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, एडवांस और आउटस्टैंडिंग दोनों, बाद में सर्विसेज मिल जाएंगी। यहाँ भी तो वही करा है, पैसे पहले दे दिए, सर्विस बाद में, डिफरेंस क्या हुआ? अरे अरे भाई, मान लो प्रणय को अपने वर्कर पे भरोसा नहीं है, साइन करवा लेता है, लिखवा लेता है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइन, बता। ना 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 ना, प्रीपेड जो है, तुम मान लो तुमने कहा कि सर मुझे, नौकर कहता है कि सर मुझे अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए यूएसए ले जाना है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कितना खर्चा आएगा? उसने खर्चा, तुमने कहा ऐसा कर ले, 4 साल की सैलरी ले जा, जा इलाज करा के आ। बोलो, बिल्कुल होता है। अरे घर के मेड को नहीं देते एडवांस कई बार, हाँ फिर एडवांस एक्सपेंस हो गया ना, तो भी एडवांस ही कहलाएगा यार वो। मुझे डिफरेंस बता दोनों में। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई बताए ऑनलाइन में मुझे। हाँ, जब 1 करोड़, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अबे आएगा नहीं शाहिद कपूर, बिल्कुल नहीं आएगा वो, आएगा नहीं आपका। पूरा पैसा एडवांस लेते हैं वो लोग, पूरा पैसा, बाद में मुकर जाओ तुम, कौन तू कौन, डिफरेंस आइए बताता हूँ। एडवांस एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल इन फ्यूचर। वर्कर ने काम नहीं करा, निकलवा लोगे, उसके जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनसे काट लोगे। एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल में नौकरी करता था, इट वॉज अ रेजिडेंशियल स्कूल। मुझे नौकरी छोड़नी होती थी तो मुझे, सुनो, हाँ हाँ, मुझे अगर नौकरी छोड़नी पड़ती तो मुझे 3 महीने की सैलरी या 3 महीने का नोटिस देना पड़ता। मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं कल से नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने की सैलरी आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप कहीं काम करते हैं 5 साल से ज्यादा, आपका ग्रेचुटी के बेनिफिट मिलते हैं। ग्रेचुटी होती है जो कि आपकी सैलरी का कैलकुलेशन होती है, वो बनती है। मैंने कोर्ट में केस लड़ा, लेबर कोर्ट में, लेकिन मेरे जो मालिक साहब थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं वो, मिस्टर गुप्ता, और पंजाब को डील करते हैं वो, काफी ज्यादा, काफी इन्फ्लुएंशियल। लेबर कमिश्नर को पटा लिया उन्होंने। तो लेबर कमिश्नर ने क्या करा कि मेरी जो ग्रेचुटी का अमाउंट था उसमें से मेरी सैलरी रिकवर कर ली और मुझे 200 रुपए का चेक पकड़ा दिया, कह रहा ये तुम्हारा बनता है, जबकि देर आर द कोर्ट गाइडलाइंस। अब मैं, अमाउंट इतना बड़ा नहीं था कि मैं किसी दूसरे कोर्ट में जाता था, मैंने कहा चल जाने दे, कोई बात नहीं, नियत खराब है। ये बंदा आपसे पैसे ले गया तो आप रिकवरी कर सकते हो इसकी, क्योंकि आपका तो एम्प्लॉय था। मेड की रिकवरी कैसे करनी है? कौन सी मेड के? अरे हाँ, वो दे दिए ना, अब वो भाग के चली गई, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हम तो बात करें ना स्ट्रक्चर्ड वे में, हमारे एम्प्लॉइज हैं, कि 4 साल ऐसे दे दोगे मेड को, तुम 4 साल का पैसे दे दोगे? नहीं दोगे ना, 1 महीने 2 महीने दे देते हैं, कुछ हम वैसे कर देते हैं। मेरा गाड़ी साफ करने वाला कई बार ले आता मुझसे पैसा, जब बहुत हो जाता मैं कहता हूँ छोड़ यार, तुझे माफ कर गया, यहाँ आ जाते हैं। Whenever you pay, अच्छा चल छोड़ दो, ये तो सैलरी की बात है। तुमने किसी फर्नीचर वाले को बोला कि मेरे लिए एक सोफा बना देना, ये ले पकड़ एडवांस, अगर वो सोफा दे तो बढ़िया, सोफा नहीं देगा तो रिकवरी नहीं करोगे उससे? करोगे ना, यू कैन ऑलवेज रिकवर। कैन यू रिकवर इट फ्रॉम शाहिद खरगोश कपूर? प्रैक्टिकली नॉट। व्हाई? आपने उससे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, उसने 4 साल की कुछ सिलेक्टेड डेट्स आपको दे दी थी। होता है ना फिल्म स्टार का डेट का इश्यू होता है, देखा ना आमिर खान या कोई रोता है कि मैं फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास डेट्स नहीं थी। तो आपने शाहिद खरगोश कपूर से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और 4 साल में हर साल में कुछ सिलेक्टेड डेट्स आपके नाम कर दी उसने। अब आप कहते हो शाहिद हमारा तो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, हम नहीं नचा रहे तुझे, तुझे आपने कर, हमारा पैसा वापस कर, करेगा पैसा वापस ना। सो एडवांस एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल, दे आर नॉट रिकवरेबल, दे आर डेड, दे आर डेड कॉस्ट। शायद क्या मैं नाचने को तैयार हूं, तुम्हें क्या परेशानी है? तो यू कैन रिकवर इट बैक। ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गया तो गया, वसूली हो गई किस फॉर्म में? एंडोर्समेंट की फॉर्म में, तो ठीक है, अब जब प्रोडक्ट ही नहीं तो क्या करूं, तो दैट इज व्हाई इट इज डेड कॉस्ट। बट ये फर्नीचर बना तो बना, नहीं बना तो पैसा वापस, नाचा तो नाचा, नहीं नाचा तो पैसा वापस ना, नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बशर, अस्मित या निमिषा, कैरवी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ जी, आगे चलते हैं। सो आई होप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी आपको समझ में आया होगा। अब जरा नोट्स की तरफ देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है
और उसमें भी मैंने एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आए होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आए होंगे, डेफर्ड भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रखा है कि मान लो आपने कोई एक्सपेंडिचर 3 साल के लिए पे कर दिया था, 2 करोड़ रुपए जो है वो प्रॉफिट लॉस में, और बाकी का जो पैसा कहाँ चला गया, एसेट साइड में, वो बता दिया ना मैंने आपको। अच्छा, एक चीज और है, ये जो मैंने 3 करोड़ रुपए शायद खरगोश कपूर को आगे स्पेंड कर रखा है, जिसके बेनिफिट मुझे आने वाले 3 साल तक मिलेंगे, ये मेरे लिए एसेट है पर फिक्टिशियस है। एसेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट डिराइव होंगे, एक्सपेंस इसलिए क्योंकि एक मेरा लॉस है जिसे मैंने अभी राइट ऑफ नहीं करा, दैट इज व्हाई इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये मेरा क्या होती है फिक्टिशियस एसेट्स, उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। दीज आर दोज लॉसेस, unwritten off losses which are shown in balance sheet asset side due to some accounting adjustments, उनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आएंगी बाद में जब मैं बताऊंगा ना आपको एसेट्स की कैटेगरीज। तो देखिए भाई, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझा, और अगर आप नोट्स को पढ़ेंगे ना तो और डिटेल यहाँ पर दे रखी है, और डिटेल आपको क्या दे रखी है, ठीक है। चलिए, एक्सपेंस मैंने आपको बताया था एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की एग्जांपल है सैलरी, वेजेस पे कर दिया, आपकी कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, होता है ना, जैसे आपने कोई डिलीवरी व्हीकल खरीदा था 10 लाख रुपए का, एक साल बाद उसकी वैल्यू घटकर 8 लाख रह गई, 2 लाख रुपए का जो आपका एक्सपेंस हो गया वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको, ठीक है। आपने बेड डेट हो गए, बेड डेट किसे कहते हैं, कोई डेटर पैसा लेके आपको सामान लेके चला गया लेकिन टाइम पे पैसा वापस नहीं करता, तो लॉस हो गया ना आपके लिए, उसे बैड डेट कहते हैं, वो भी हो गया। या मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, उसे भी हम इसी कैटेगरी में चले जाते हैं। या किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आप बनाते हैं वो भी आपके लिए क्या है, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, इसको मैन्युफैक्चर मिलता सपोज 35 का है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपए है, 20 रुपए इज ऑल्सो व्हाट, एक्सपेंस, कंपनी के लिए एक्सपेंस है फॉर द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग इट, ठीक है। अब एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, या तो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे विच यू पे इन एडवांस। भाई कई बार आपका सप्लायर आपके पास आता है, कहता है सर जी एडवांस दे दो मुझे, हमने कहा ले ले भाई एडवांस, ठीक है। कई बार आपका सप्लायर आपके पास आता है, आप बोलते हैं भाई, आपका सप्लायर आपके पास आया, आपका सप्लायर आपके पास आता है, आपको सामान सप्लाई करता है, आप उसे पैसा दे देते हैं तो परचेज हो गई, पैसा नहीं देते हैं तो क्रेडिटर बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, और कई बार आपने एडवांस दे दिया तो आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स भी बन गया। तो एक्सपेंस दो तरह के क्या बोलते हैं, एडवांस विच इज योर एसेट, आउटस्टैंडिंग विच इज योर लायबिलिटी। और एक्सपेंस अगर हो गया तो दैट्स आल्सो एक्सपेंस, उसका तो कुछ करना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और बाकी सारी चीजें, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले पार्ट पर। ठीक है, रेवेन्यू जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों इंक्लूड होता है, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू। इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज, सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, मतलब जो भी आपकी फर्म में आ जाता है, चाहे वो कोर एक्टिविटी हो चाहे नॉन कोर एक्टिविटीज हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, ये है रेवेन्यू। हालांकि इसकी बुक में डेफिनेशन डिस्कशन अलग, ये दो तरह से होता है, कोर एक्टिविटीज का, कोर एक्टिविटीज से, और ये नॉन कोर एक्टिविटीज, नॉन कोर एक्टिविटीज से, ठीक है। गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट बेच के पैसा वैसा कमाओगे, कोर हो गया। नॉन कोर क्या हो गया, प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, कंप्यूटर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, रेंट मिल गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल गया, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट पे बेटा वो रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाला डिफरेंस था, है ना, वो हमने इसलिए तो मैंने पहले वो पढ़ाया, दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ठीक है। अब हम कोर और नॉन कोर की बात कर रहे हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग की बात नहीं कर रहे। अरे इंटरेस्ट इनकम तो रिकरिंग हो जाएगी, कोर नॉन, लेकिन कोर थोड़ा ही हो आपका काम, आपका काम गारमेंट बेचने का है,
उसको मैन्युफैक्चर करना है, सेल करने का है, रेंट लेना थोड़ी है। रेंट कोर किसके लिए होगा? रियल एस्टेट वाले के लिए, प्रॉपर्टी डीलर के लिए, उसके लिए होगा। करेक्ट। अच्छा, इसी तरह से आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। किस पर? कोर एक्टिविटीज पर और नॉन कोर एक्टिविटीज पर। ठीक है। अगर मैं, देखो रूल नंबर 1 समझना, अगर मैं लिखता हूं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, चाहे कोर या चाहे नॉन कोर, इसको हम बोलते हैं क्या? इनकम। क्या बोलते हैं इसको? इनकम। गॉट इट? क्या बोलते हैं इसको? इनकम बोलते हैं। समझना। नंबर 2, रेवेन्यू फ्रॉम कोर एक्टिविटीज, एक्सपेंसेस ऑन कोर एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट। जैसे कपड़ा, गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में मेरे लगते हैं 10 लाख रुपया, और गारमेंट की सेल है 12 लाख रुपया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपया। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नंबर 3, रेवेन्यू कहां से? नॉन कोर, और एक्सपेंसेस किस पर? नॉन कोर। इसको नाम देते हैं क्या? गेन। क्या बोलते हैं उसको? गेन। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है। गेन किसको बोलते हैं? इनकम इंसिडेंटल टू योर बिजनेस। अब वो इंसिडेंटल इनकम क्या होती है? रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है वो, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी मशीनरी। हाँ, साइड बिजनेस, नॉन कोर वाला। ठीक है, अब प्रॉफिट और गेन मिला के क्या बनता है? इनकम। तो आई थिंक, तो जब मैं किसी को बोलता हूं ना, अब समझो जरा, एक लेमैन क्या बोलता है? अगर मैं बोलता हूं सैलरी, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी, माय सैलरी इज व्हाट? माय कोर। मेरी सैलरी क्या कहलाएगी? मेरी सैलरी क्या हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा तो? चलो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन है या बिजनेस पर्सन है, या मान लो, हाँ बिजनेसमैन है, और उसका बिजनेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जब हम बोलेंगे भाई आपकी इनकम कितनी है, तो ऑब्वियसली हमें वो क्या बताएगा? रेवेन्यू माइनस क्या? एक्सपेंसेस, इनकम बोलेगा। मैं और प्रिसाइजली पूछूंगा उससे कि भाई ये बता तेरा प्रॉफिट कितना है, तो फिर वो क्या करेगा? वो बोलेगा यार कि मेरा जो एक्चुअल है, मतलब जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ स्टील वो, और उसको से होने, बेचने से होने वाली इनकम, उसका डिफरेंस बताएगा वो। और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई तेरा गेन कितना है, तो फिर वो बोलेगा भाई प्लॉट बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो। तो अगर हम किसी व्यक्ति की इनकम पूछते हैं ना, तो इसका मतलब उसकी कोर एक्टिविटी, जैसे कोई मेरे से पूछेगा भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, या मेरे से पूछेगा कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो समझ लो मेरी सैलरी तो मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं जो स्कूल की नौकरी से कमा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो गया? सैलरी। दैट इज माई प्रॉफिट। और जो ये कोचिंग वोचिंग करके कमा रहा हूँ वो क्या है? हाँ, हालांकि देखा जाए तो प्रोफेशन सेम ही है ना, लेकिन हाँ, लेकिन क्या है, सैलरी तो फिक्स है मेरी, ये तो ऊंची नीची होती रहती है, और हो सकता है आज है कल ना है, और आज कम है कल ज्यादा हो, वेरिएशन करता रहता है। तो मेरी इनकम जो होगी उसमें क्या जुड़ेगा? मेरी सैलरी प्लस मेरा क्या, कोचिंग से जो पैसा मिलता है वो। तो तब, तो जब हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, तो समझ लो कोर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ गारमेंट से होने वाला क्या, वो इनकम। और जब हम बात करते हैं किसकी, इनकम की, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इंक्लूड कोर एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट भी और इंसिडेंटल इनकम भी, दोनों को मिला के बनता है। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? चलिए देखें जरा लिटरेचर क्या कहता है। यू जस्ट चेकिंग फोन अगेन एंड अगेन। सुन लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, कैन वी गो टू द पेज नंबर 6? इनकम समझ में आ रहा है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, मैं कैसे बताऊं? तो कहां थी भाई हमारी गाड़ी? कहां थी हमारी गाड़ी? देखिए जरा, कहां पर पहुंचे थे हम लोग पहले? तो अब आप समझ रहे हैं इनकम क्या होता है? प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस, दैट इज इनकम, दैट इज प्रॉफिट। और अगर मैं आगे बोलूं क्या, इनकम अर्नड फ्रॉम
ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस, रोज रोज थोड़ी प्लॉट बिक रहा है, रोज रोज थोड़ी हो रहा है। हाउएवर अगर रेंटल इनकम रोज रोज होती तो हमने उसको रेवेन्यू रिसीव्स की तरह रेवेन्यू बोला था, लेकिन क्या वो आपकी प्रॉफिट थोड़ी बोला जाएगा, उसको वो गेन ही बोला जाएगा इन स्पाइट ऑफ रेगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग अलग चीज थी। ठीक है जी, लॉस हमेशा लॉस ही होता है भाई। क्या एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू इज लॉस, चाहे वो कोर हो चाहे नॉन कोर हो, लॉस तो लॉस ही होता है। लॉस में कोई भी आपका डिफरेंशिएशन कैटेगराइजेशन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग डाउट है? चलो, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली बताइए जरा आप। हमने कैपिटल एसेट्स का बड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी इंटरनल किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, वो भी देख लिया। और एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, मैं बताऊं जरा कि प्रीपेड एक्सपेंस के ना अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कभी बोला जाए क्या, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। जो एक्सपेंस, अब इसका भी मतलब समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। एक्सपेंसेस जो ड्यू नहीं हुए थे लेकिन फिर भी पे कर दिए, एडवांस ही होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, याद है शायद खरगोश कपूर की फीस कैरी कर ली थी फॉरवर्ड आगे तक, डेफर्ड। और वो एडवांस, वो मतलब क्या कहलाते हैं, एडवांस, प्रीपेड ही बोलते हैं उसको देखा जाए तो, लेकिन उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो एक्सपायर ही नहीं हुए। बोला था ना मैंने, एक्सपायर्ड कॉस्ट इज एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और एडवांस एक्सपेंसेस ये भी बोलते हैं, और एक नाम और होता है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सब नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, ये शायद नोट्स में हो नहीं हो तो लिख लेना, बट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग, दैट्स वेरी कॉमन। ये ध्यान रखना बस, ये लोग ये दोनों को लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड मतलब आप उसे इस साल प्रॉफिट लॉस में ना दिखाकर बैलेंस शीट में, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है बैलेंस शीट के अंदर ले जाना, ताकि आप उसे अगले साल तक ले जा सकें। अनएक्सपायर्ड मतलब वो खत्म ही नहीं हुए, उनका बेनिफिट अभी भी डिराइव करना है, अनएक्सपायर्ड बोलते हैं उनको। दैट मूव्स इन दैट वे। ठीक है जी, चलिए, तो हमने एक्सपेंसेस देख लिए और डेफर्ड भी देख लिया। चलो छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। अगर मैं शब्द यूज करता हूं परचेजेस, क्या यूज करता हूं शब्द परचेजेस, तो आई एक्सक्लूसिवली यूज दिस फॉर परचेज ऑफ गुड्स। किसके लिए यूज करेंगे इसको, गुड्स के लिए। हम परचेज ऑफ एसेट्स के लिए यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, लिखा है। हाँ हाँ, और अगर हम बोलेंगे सेल्स तो बोलेंगे गुड्स विच आर सोल्ड या सर्विसेज विच आर रेंडर्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी। सेल जो शब्द होगा कभी एसेट्स के लिए यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसी परचेज जो होगा कभी एसेट्स के लिए यूज नहीं होगा। कौन सी एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म वाली, नॉन करंट वाली, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग के लिए नहीं। ठीक है, परचेजेस का मतलब होता है हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और किसके लिए, गुड्स या गुड्स विच वी आर परचेजिंग फॉर रीसेल, उसको बोलते हैं परचेजेस। एसेट्स की परचेज को एसेट्स परचेज बोलेंगे, गुड्स परचेज नहीं बोलेंगे। गुड्स तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है। गुड्स का मतलब है गुड्स इन विच वी आर डीलिंग। एसेट्स whose business is not our business, जिसको हम खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में रखने के लिए, लंबे समय तक यूज करने के लिए, we have no intention to sell it out. सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेल ऑफ एसेट्स नहीं। सेल ऑफ एसेट्स वैसे भी जानते हो, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, सेल ऑफ एसेट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो परचेजेस अगर हमने कर दी और हमें पसंद नहीं आई, हमने वापस कर दी, तो क्या बोलते हैं उसे, परचेजेस रिटर्न। याद है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सीखा था। और उसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीजें चली जाएंगी। ऐसी सेल्स अगर किसी को पसंद नहीं आई, हमें वापस कर जाता है, तो क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड शब्द उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड उसके लिए यूज करते हैं। अब जब हमने बोला था रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमने बोला था ना, रेवेन्यू बड़ी टर्म थी, कोर और नॉन कोर। तो जो कोर एक्टिविटी वाला रेवेन्यू होता है ना, उसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं उसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। ये पॉइंट नंबर 19 है आपके पास नोट्स में।
नोट्स देखो जरा, पॉइंट नंबर 19 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, अभी इस नोट्स में नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़ते हैं 12th क्लास में तब आती है आपके पास एक टर्म। अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसे अदर इनकम बोलते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, वैसा करके चलते हैं। ठीक है, गुड्स किसे बोलते हैं हम लोग, विच आर परचेज फॉर रीसेल, या उसको हम थोड़ा सा चेंज करके उसे आगे मार्केट में बेच देते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा, मैं भी अभी आपके पास ना एसेट्स और लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन पे नहीं आया। ठीक है, कैपिटल तो आपको मालूम है कि कैपिटल आपको मालूम है क्या होता है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग्स किसको बोला था हमने पिछली क्लास में, ड्राइंग्स। हाँ, मतलब आपने क्या कर दिया, अपने बेटे को धूम मचा ले धूम स्टाइल की बाइक दिला दी तो क्या कहलाएगा वो, लेकिन अपने मैनेजर को धूम मचा ले धूम स्टाइल की बाइक दिला दी तो मैनेजर को मैनेजर क्या करेगा, उसका आना जाना यूज करेगा, ट्रू ट्रैवल करेगा, आना जाना करेगा। आपने अपने मैनेजर को गाड़ी व्हीकल दे दिया ड्राइवर के साथ, तो बताइए, अरे एसेट तो हो गया पर एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, वो उसमें फ्यूल भरवाना पड़ेगा ना, ड्राइवर की सैलरी भरनी पड़ेगी ना, एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या परमिशन दी है उसको। जैसे देखा होगा तुमने, पुलिस वालों को जो गाड़ी मिलती है वो क्या होती है, पुलिस ऑफिशियल्स को जो गाड़ी मिलती है, ऑफिशियल व्हीकल मिलता है जो, सिर्फ ऑफिशियल ऑफिशियल, लेकिन बच्चा भी, पप्पी भी, बेटा भी, सब उसमें घूम रहे होते हैं, बिल्कुल घूम रहे होते हैं। लेकिन कई बार तो क्या होता है, वो ऊपर सायरन के साथ घूम रहे होते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, वो नहीं, वो अलाउ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि बाकी लोग, कुछ लोग सिंसियर होते हैं, वो नहीं यूज करते हैं उसको, कुछ लोग हो जाता है, बट इट्स अ ट्रेंड, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है सरकारी गाड़ी जो मिलती है। हाँ कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ लेके आ गई, हाँ वो दैट्स अ करेक्ट एग्जांपल, वो बात सही है कि मतलब फेक सायरन बजा के चलो भाई निकल लो। मैंने कई बार पुलिस वालों को देखा मस्ती मस्ती में, चलो बजा के सायरन बजा दिया, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम अ पैसेज। हाँ नहीं बेटा, उस सोच को बदलना है ना फिर हमने। चलिए, तो विल स्टॉप इट सर हियर, विल, हाँ बोलो बोलो। सर अगर मैनेजर को पर्सनल यूज के लिए दिया है तो वो ड्राइंग्स में नहीं काउंट नहीं होगा नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैनेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसको पर्सनल यूज के लिए भी दे दिया तो भी बिजनेस एक्सपेंस है वो। ओके सर। ठीक है, देते हैं भाई बहुत, आपको बताया था ना सुंदर पिचाई का पैकेज बताया था, और उस पैकेज में बहुत सारे इंसेंटिव्स शामिल होते हैं, पता नहीं कहाँ घर क्या घर, दुनिया भर की चीजें शामिल होती हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज यही वाइंड अप करेंगे, अगली क्लास में इसको पूरा कर लेंगे।